नमस्ते, गुड इवनिंग। और इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हमारे साथ श्री अश्विनी वैष्णव हैं, जो कि एक नहीं बल्कि तीन मिनिस्ट्री इस मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में संभालते हैं। एक है रेलवेज, एक है आईटी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हमारे मंत्री भी यही हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 3 हैट्स आप पहनते हैं, सो हाउ डू यू डिवाइड योर डे, और आपका असली हैट कौन सा है? जब देश बनाने की तमन्ना हो मन में और ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, तो तीनों हैट एक ही हैट बन जाती है। जी, देखिए अश्विनी जी पहले आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उसके बाद आईएएस ऑफिसर रहे और अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब राजनीति में हैं। और जब ये आए तो उन्होंने काफ़ी बदलाव किए, और बहुत सारे लोग इन्हें पीपीटी मिनिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये अपनी बात कहते हैं तो हमेशा प्रेजेंटेशन के जरिए कहते हैं। तो आज हम ये एक नया इंटरव्यू इनके साथ करने वाले हैं, जहां आज ये नहीं बल्कि मैं पीपीटी के जरिए इनसे सवाल पूछूंगा, और ये जो पूरा इंटरव्यू होगा ये पीपीटी के जरिए होगा। तो सर, मैं खड़ा हो जाता हूं, आप बैठे रहिए। और हिसाब से तो दोनों को ही खड़े रहना पड़ेगा। बराबरी तो हम पीपीटी शुरू करते हैं आज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, और आज यात्री आप हैं, और हमारे देश के जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो हमारे यात्री हैं। सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर होने के नाते आपसे जो पहला सवाल किया जाता है वो रेलवे की सेफ्टी को लेकर किया जाता है। अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और फिर आपको उनका सामना करना पड़ता है, आंकड़ेबाजी होती है। तो ये मैं एक स्लाइड आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें 2012 से लेकर 2024 तक के आंकड़े हैं, और ये डिरेलमेंट्स और दुर्घटनाएं हैं भारतीय रेल में। अब मैं जब देखता हूं यहां, देखिए यहां अगर हम देखें तो एनुअल एवरेज और मंथली एवरेज अगर आप देखें 564 और 47, और यहां अगर हम देखें तो 63 और 7.9। पर एक बड़ी चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जब ये सब दुर्घटनाएं हो रही थी तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, और आज सोशल मीडिया है, और ये 63 जो है सोशल मीडिया की वजह से कई बार 630 दिखता है, और ये 7.9 जो है ये कई बार 79 दिखता है। तो इस चार्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि नंबर्स तो कम दिखा रहे हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा रेलवे की सेफ्टी की अब हो रही है। मैं आपकी बात को बहुत आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन हेड ऑन। 2013-14 से पहले वाला जो 10 साल का पीरियड है, उस पीरियड को अगर आज के पीरियड से कंपेयर करें, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके 4 डायमेंशंस हैं। सबसे पहला डायमेंशन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम में रेलवे की सेफ्टी पे एनुअली करीब 7-8 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 10,000 के आसपास, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता था एनुअल। आज 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी पे मेजर चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जो ट्रैक है, ट्रैक की टेक्नोलॉजी, किस क्वालिटी का ट्रैक आए, किस तरह से ट्रैक के सारे मेजरमेंट्स हों, किस तरह से जो वेल्ड फेलियर्स और रेल फ्रैक्चर्स होते थे उनको प्रिवेंट करने के तरीके, हर एक डायमेंशन में टेक्नोलॉजी को लाना। थर्ड, प्रोसीजरल। बहुत सारे प्रोसेसेस जिनमें पहले ध्यान नहीं दिया गया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैनुअल्स वर रिटन वे बैक इन 1950s एंड 1960s। उसके बाद में दुनिया बदली, टेक्नोलॉजी बदली, उसके हिसाब से प्रोसेसेस बदले नहीं गए थे, तो प्रोसेसेस सारे बदले गए, बहुत मेजर वे में बदले गए। और जो चौथा बड़ा एलिमेंट है वो है रूट कॉज में जाना। किसी भी इंसिडेंट का अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें, 2 तरीके होते हैं, वाई 9 वाइज, और सेकंड होता है फिश बोन। इन दोनों मेथड से अगर हम प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करें और रूट कॉज को एड्रेस करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आज ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, दैट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दीज 4 बिग चेंजेस। विपक्ष का एक सवाल अक्सर आपसे रहता है, आपका कवच काम क्यों नहीं करता?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। सारी दुनिया में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी 1990s और अर्ली 2000s में लग चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली यूपीए गवर्नमेंट, उससे पहले की गवर्नमेंट्स ने, बेसिकली कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स, उन्होंने इसके ऊपर फोकस ही नहीं दिया। एक झुंझुना सा, एक बहुत ही विदाउट एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंटी कोलिजन डिवाइस के नाम से श्री लालू यादव जी और श्रीमती ममता बनर्जी जी, उन्होंने लगाया था। उन्हीं की गवर्नमेंट के टाइम में वो फेलियर भी डिक्लेयर हो गया। एसीडी के नाम से उन्होंने लगाया था, 2010 में 2007 से लगाना चालू किया था और 2011 तक जाते जाते उसको फेलियर भी डिक्लेयर कर दिया गया। उसके कंपैरिजन में मोदी जी ने आने के बाद में 2016 में एक साइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट चालू कराया। बाय 2019 इसमें जो कवच की टेक्नोलॉजी है, जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ होती है, इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, SIL लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 इज द हाईएस्ट। तो SIL 4 का सर्टिफिकेशन कवच के लिए मिला। उसके बाद में देश भर में सारी अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से उसका फाइनल डेवलपमेंट हुआ। 16 जुलाई 2024 को कवच का वर्जन 4 अप्रूव हुआ और अब मैसिव स्केल पे इसका लगना चालू हो गया। जी, अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। आप स्लाइड हम चेंज करते हैं। इसमें भी अगर आप देखें, मैंने 2001 से आंकड़े लिए हैं 2024 तक। तो अगर आप यहां तक देखें तो यहां तक वाजपेयी सरकार है, नीचे जा रहे हैं। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक यूपी की सरकार है, तो भी नीचे जा रहा है आंकड़ा। और उसके बाद जब आप आए हैं तो अब मेरे ख्याल से सबसे नीचे इस समय आंकड़ा है। तो इससे कई बार यह लगता है कि विपक्ष हो या सरकार हो, काम तो सबने किया है। ये ग्राफ नीचे तो यूपीए की सरकार के दौरान भी आया है। अब अगली स्लाइड पर हम जाते हैं, जो नई चीज अब देखने को मिल रही है। अगली स्लाइड मैं आपको दिखाता हूं। ये एक नई चीज है कि जब हम ये देख रहे हैं कि अब रेल की पटरियों को भी आतंकवाद के लिए, हिंसा के लिए और सबोटाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैस सिलेंडर्स, साइकिल, सीमेंट बैग्स, आयरन रॉड्स और पत्थर रेल की पटरियों पर रखे जा रहे हैं ताकि दुर्घटना हो। ये मेरे ख्याल से एक रेल मंत्री के तौर पर आपके सामने एक नई चुनौती आई है जो पहले नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी चुनौती है और मैं इसमें देशवासियों से भी कहना चाहूँगा कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। रेलवे को आप अगर सुरक्षित रखेंगे तो सभी के लिए बेनिफिट में है, सभी के लिए फ़ायदे की है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह की हरकत करना चाहेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। रेल के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बीच में सवाल अश्विनी जी के बारे में भी पूछ लेते हैं। अगली स्लाइड में वो सवाल है 2004 और 2024, 20 साल में देखिए कितना समय बदल जाता है। 2004 में आप प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनके साथ काम करते थे, और 2024 में आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों जो ये जो चक्र हैं, इनका कैसे आप इसमें अंतर क्या महसूस करते हैं अपनी 2004 वाली जिंदगी और 2024 वाली, और दोनों में के साथ काम करने में क्या आपको अंतर लगा? मेरा सौभाग्य है और मैं ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस तरह का मौका मिला। दोनों के दोनों बहुत ही महान नेतृत्व है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों में ही राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम को ही मान के दोनों चले। तो दोनों में आपको एडजस्टमेंट में कोई खास आपको समस्या नहीं आई? दोनों की विचारधारा, काम करने का स्टाइल एक ही था? विचारधारा जब राष्ट्र के निर्माण की है, हम लोग सरकार चलाने के लिए नहीं आए, हम लोग राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आए, सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए आए। हम एक विचार लेके आगे जा रहे हैं। जी, अब वापस आते हैं रेल की पटरी पर और अगला स्लाइड में दिखाता हूं। और अगले स्लाइड में देखिए, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर यह लगता है कि रेलवेज में जो स्टाफ शॉर्टेज है, लगभग 14% वैकेंसीज अभी ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई रेलवे का इम्तिहान नहीं हो रहा, रेलवे में भर्ती नहीं हो रही हैं। इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूँ और अभी भी मैं स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा। रेलवे में जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती हुई है वो अभूतपूर्व है। अगर यूपीए के 10 साल में देखें, करीब 4,11,000 लोगों की भर्ती हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में देखें
5 लाख भर्तियां हुई है और एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट हुई है। और इसमें हमारे विपक्ष के एक नेता ने भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में खड़े होकर इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि वाकई मोदी जी के कार्यकाल में हुई भर्तियां एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में हुई है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जस्ट अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ पिछली साइकिल का, उसमें करीब 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। करीब करीब एक एग्ज़ाम 36 डेज चला, दूसरा एग्ज़ाम करीब 24 डेज चला, 15 लैंग्वेजेस में, करीब 300 शहरों में। इतना मैसिव एक्सरसाइज हुई, 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला उसमें। और कहीं आपने एक भी कंप्लेंट सुनी पेपर लीक की? आप बताइए, आप न्यूज़, इतने बड़े न्यूज़ के इतने बड़े एंकर हैं, इतने बड़े इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं, कहीं सुना आपने? कहीं नहीं सुना। बिकॉज इतनी केयरफुली, इतनी मेटिकुलसली इसमें काम किया गया था। पर आपने ऐसा क्या किया जो नीट वाले नहीं कर पाए, जो बाकी? ऐसा कुछ नहीं है, सभी मोदी जी की सरकार है। और इसमें जिस तरीके से फोकस के साथ काम हुआ है, उस काम का बेनिफिट भी मिला है। और अभी उसके बाद में कई वर्षों से एक डिमांड थी कि एनुअल कैलेंडर आए, तो एनुअल कैलेंडर लगाया गया। एनुअल कैलेंडर के हिसाब से रिक्रूटमेंट की साइकिल चल रही है। अभी हाल ही में लोको पायलट्स का 18,000 वैकेंसीज के लिए करीब 11 लाख से ऊपर पायलट्स ने, कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम एकदम स्मूथली कंप्लीट हुआ है, कहीं पे कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं है पेपर लीक की, या कोई भी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। इसी प्रोसेस से बहुत सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। तो ये आरोप झूठा आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। जी, अब हम अगला स्लाइड वंदे भारत पर लेना चाहते हैं। आप वंदे भारत का जो स्लाइड है वो लगाइए। इसको अभी हम स्किप करेंगे स्लाइड को, क्योंकि वो विषय ज़्यादा बड़ा है। चलिए, अभी बुलेट ट्रेन आ गई है। पहले देश आपसे ये जानना चाहता है कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन कब से चलनी शुरू हो जाएगी। डेडलाइन आपने 2028 की रखी है। और क्या ये बुलेट ट्रेन कभी हमारे देश में भी, मेड इन इंडिया में भी, मेड इन इंडिया हो पाएगी? हम खुद बना पाएंगे इसको? बिल्कुल। भारत के इंजीनियर्स की ताकत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, कई बड़े बड़े चैलेंजेस दिए जिसको सक्सेसफुली अचीव भी किया। 4G का टेलीकॉम स्टैक पूरा बना, सेमीकंडक्टर में ATMP टेक्नोलॉजी कंप्लीट भारत में बनी। वंदे भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। 180 kmph की ट्रेन दुनिया में 5 या 6 देश ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और अब बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट भी अपने देश में चालू हो गया है ऑलरेडी, और बहुत अच्छी सिस्टमेटिक, मेथोडिकल, बहुत ही साइंटिफिक वे में काम हो रहा है। और जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है, डिस्पाइट कोविड ईयर्स एंड डिस्पाइट द सेटबैक ऑफ 2.5 years बिकॉज ऑफ उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने परमिशंस नहीं दी उस टाइम में काम को आगे बढ़ाने की। उसके बावजूद भी करीब करीब 340 किलोमीटर का कंप्लीट सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ है। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। इसमें एक अंडर सी टनल है, ठाणे क्रीक के नीचे से, समुद्र के नीचे से टनल है। उस टनल का काम भी बहुत अच्छी तेज़ी से अच्छा चल रहा है। और अगर आप उसमें देखें तो कई ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में वन ऑफ दी। मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। हमारे पास एक वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को प्ले कर सकें तो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये आप देखेंगे इसमें जी। ये बहुत बड़ी एक क्रेन है, और ये जो गर्डर है ना, ये 40 मीटर का गर्डर, 40 मीटर है ना 120 फुट का। ये एक साथ ये वाली क्रेन लेके इन दोनों पिलर्स के ऊपर रखती है, तो नीचे से चाहे कोई भी ट्रैफिक चलता रहे बिना कोई डिस्ट्रप्शन के, इसमें बहुत ही स्मूथली काम होता है। ये हमारा एक इनोवेशन है जो आपने समय बचाने के लिए यहाँ पर किया है। अगले मुद्दे पर आते हैं। जब हम भारतीय रेल की बात करते हैं तो वो भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें बहुत आती हैं, चाहे वो छठ हो, त्योहार का समय हो। तो जब ट्रेन में भीड़ भाड़ इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो देखिए, भारत विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहा है। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, इतनी अच्छी छवि हमने बनाई है। लेकिन ये जो छवि है, ये जो तस्वीरें हैं, ये हमारी छवि को खराब करती हैं। नहीं, देखिए इसको आप कैसे मैनेज करें? देखिए, अगर हम 1950 से आज तक की रेलवे की जर्नी देखें, 58 इयर्स करीब करीब कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्ट वाली सरकारें बनी। थ्रू आउट देयर टेन्योर्स उन्होंने रेलवे को केवल एक पॉलिटिकल टूल माना।
रेलवे बहुत मैसिव कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थे वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किए। केवल एक सिंपल सा एक उनका प्रोसेस था कि नई ट्रेन अनाउंस करो। भाई ट्रेन है तो ट्रेन के लिए पटरियां भी चाहिए, पायलट्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्टेशंस को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उस सब पे कभी ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम है कि जो जिस कंडीशन में रेलवे को इनहेरिट किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो एक ऐसी कंडीशन थी जिससे बाहर आना बहुत मेहनत का काम था। आज उससे बाहर आए, उससे सिग्निफिकेंटली बाहर, जो वर्षों की जड़ता थी उस जड़ता को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। आज आप देखो छठ और दिवाली का जो ये सीजन था, करीब 7,900 स्पेशल ट्रेन चली। जी, मैं उसके बाद इसीलिए मैं अगली स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और तस्वीर भी है जो कभी सोशल मीडिया पर आती नहीं है और जिसके बारे में आप बात करें। आप शायद ये बता रहे हैं। ये मैं आपके थैंक्स अलॉट, आप ये लेके आए। ये हम लोगों ने भी ट्राई किया था मीडिया को देने की, लेकिन मीडिया ने कभी इसको चलाया नहीं। ये छठ और दिवाली के टाइम के पिक्चर्स हैं। 1,80,00,000 लोगों को ट्रैवल कराया और एक एक जगह ऐसी भी सिचुएशन आई जब सिंगल डे एक साथ अनअनाउंस्ड 40,000 लोग आए, फिर भी विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 7 to 8 आवर्स एब्सोल्युटली स्मूथ वे में सबको वहाँ से, जैसे उधना स्टेशन है, जैसे पटना स्टेशन है, जैसे आरा स्टेशन है, ये ऐसे स्टेशन है जहाँ एक एक बार में 80-80 हज़ार लोग आए। बट वी हैड प्रिपेयर्ड सो वेल, बहुत सिग्निफिकेंट होल्डिंग एरिया बनाया, सिग्निफिकेंटली उन पैसेंजर्स के लिए वेटिंग एरिया, टिकट, मोबाइल टिकटिंग, इतना तरीके से काम किया और उसके रिजल्ट में अभी महाकुंभ में भी उसी तरह की तैयारी है। जी, 13,000 गाड़ियां चलेंगी टोटल। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वंदे भारत चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग समझते हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो अमीरों की ट्रेन है। वंदे भारत जो लग्जरी में सफर करना चाहते हैं, वंदे भारत में आप सामान्य श्रेणी के डब्बे कब लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अपने रेलवे में जनरल और एसी के बीच में 2/3 1/3 का रेशियो मेंटेन हुआ है, लेकिन इसमें भी रेलवे बेसिकली गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, तो गरीब वर्गों के लिए, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी बने। सो वी हैव टेकन अप अ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 12,000 जनरल कोचेस एंड स्लीपर कोचेस, नॉन एसी कोचेस, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है फील्ड में। और साथ ही साथ वंदे भारत बनाई है तो साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन्स भी है। अमृत भारत ट्रेन्स में वंदे भारत वाले फीचर्स बट टोटली नॉन एयर कंडीशन, और उसमें 1,000 किलोमीटर 400 रुपये में अच्छी सर्विस के साथ, अच्छी क्वालिटी की ट्रेन के साथ बन के 2 रेडी हो गई, ऑलरेडी चल रही है अभी। और उस 2 के एक्सपीरियंस से जितना आया, उसका वर्जन 2 अमृत भारत का वो अभी मैन्युफैक्चरिंग में है और जनवरी एंड के आसपास से हर महीने 2 गाड़ियाँ अमृत भारत की फैक्ट्री से बन के निकलेगी। तो ऐसा हम लोगों का बहुत क्लियर फोकस है। रेलवे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए सारा फोकस उस पर। जी, अब मैं आपको एआई की तरफ लेकर जाता हूं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी और आईटी मिनिस्टर भी हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मेरा ही वीडियो है। अगर आप प्ले करें तो ज़रा देखिए, ये वीडियो अगर चल सकता है तो। एक वीडियो है, चलाइए। आई थिंक ये वीडियो चल नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको वापस उस स्लाइड पर लेके जाता हूं। देखिए, ये मेरा ही एक वीडियो है जो डीप फेक वीडियो है, और इसमें मैं दवाइयों को बेच रहा हूं और लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप ये दवाई खरीदिए, ये चमत्कारिक मेडिसिन आ गई है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले को उठाया। डीप फेक वीडियोस, दीज आर द न्यू चैलेंजेस। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके लिए कितने तैयार हैं? सुधीर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया एंड आई थैंक यू फॉर रेजिंग दिस। एंड आई वुड लाइक एंटायर सोसाइटी में एक मेजर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन भी होना चाहिए। इसको हमें 3 अलग अलग तरीकों से टैकल कर रहे हैं हम लोग। पहला लीगल मेजर्स, दूसरा टेक्नोलॉजिकल मेजर्स,
और तीसरा लोगों को एजुकेट करके अवेयर करने का मेजर्स। इन तीनों के ऊपर एक साथ काम चल रहा है। सारी दुनिया में आज इस चैलेंज को रिकग्नाइज किया गया है, किस तरह से ये सोसाइटी के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, किस तरह से सोसाइटी में जो वर्षों वर्षों में बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत दुनिया भर में इसके ऊपर आज एक चिंतन, एक्शन, हर एक स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां पर 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। क्या हमारी सरकार इस बारे में सोचेगी? या जैसे चाइना में उन्होंने एक कैपिंग कर दी है कि बच्चे एक हफ्ते में इतने घंटे से ज़्यादा वीडियो गेम नहीं खेल सकते, इस तरह का कोई कानून? डेफिनेटली वी आर ओपन टू एवरी लीगल सोल्यूशन, एंड एज आई सेड कि इसके तीनों चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल भी, लीगल भी और अवेयरनेस भी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी ओपन, कंसल्टेशन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें, जो भी ऑडियंस में हैं और जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप भी अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करें। डेफिनेटली इसमें हमें सोसाइटी के लिए जो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है वो लाना ही होगा। साथ ही टेक्नोलॉजिकली 8 बड़े प्रोजेक्ट्स इन ऑल दी गुड इंस्टीट्यूट्स चालू किए गए हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी निकले, टेक्नो लीगल अवेयरनेस, इन तीनों एंगल्स पे एक साथ काम चल। जी, वैसे तो हम अपने देश को सॉवरेन कंट्री कहते हैं, लेकिन टेक सॉवरेनिटी, टेक्नोलॉजी के बारे में हम सॉवरेन कब होंगे? और स्पेशली जो ग्लोबल आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि हम आइडियाज़ तो हमारे हैं लेकिन आज भी हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर राइड कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारा देश खुद टेक सॉवरेन कब तक बन जाएगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जो 10 वर्षों में काम हुआ है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि आज अपने पास खुद का डीपीआई है जो सारी दुनिया अडॉप्ट करना चाहती है। भारत का जो पेमेंट सिस्टम है, आज समृद्ध देश, रिच कंट्रीज आर अडॉप्टिंग दैट, 1। 2, आज अपने पास आईटी हार्डवेयर, चाहे सर्वर्स हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंची है। 3rd, सेमीकंडक्टर विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका सेमीकंडक्टर प्रोग्राम इज़ वेरी सक्सेसफुल। 5 प्लांट्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है और 2025 में पहली मेड इन इंडिया चिप भी हिंदुस्तान से निकलेगी। मैं आपके सामने एक स्थिति रखना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे देश में एक ड्राइवरलेस कार आती है और वो किसी को कुचल देती है, तो हम किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट एक युवा को कहता है कि आत्महत्या कर लीजिए और वो आत्महत्या कर लेता है, तो एफआईआर किसके खिलाफ होगी? और अगर एक रोबोट किसी को किडनैप करके ले जाए हमारे देश में या जासूसी करने लगे, तो हम किसको पकड़ेंगे? इस स्तर के कानून हमारे देश में लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल है, और अगर आप भारतीय न्याय संहिता को पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता में टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक थॉट के साथ पूरे न्याय संहिता को बनाया गया है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है टेक्नोलॉजी कितनी भी इवॉल्व हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और क्या प्रोसेस अडॉप्ट होगा, बहुत क्लियरली इस न्याय संहिता में लिखा गया। आप क्या इसमें हमने एआई को कवर किया है? बिल्कुल, एआई भी कवर है, रोबोटिक्स भी कवर्ड है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी कवर्ड है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कवर्ड है। इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू रिटन। मेरे ख्याल से अगर भारतीय न्याय संहिता को देखेंगे तो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा रिफॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। अब आखिरी सवाल आपसे सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्री सरकार का प्रवक्ता भी होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की जो छवि है वो कैसी बनती है। इस बार लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 240 सीटें मिली तो 400 का जो इम्प्रेशन था वो ख़त्म हो गया और उस समय थोड़ा एक माहौल कमज़ोर हुआ बीजेपी के पक्ष में। फिर आपने हरियाणा जीत लिया और फिर महाराष्ट्र जीत लिया, उसके बाद माहौल थोड़ा सा अब वापस से ऊपर गया है। ये जो 6 महीने हैं 240 से लेकर और महाराष्ट्र की जीत तक, ये आपके कैसे रहे और क्या आपको वाकई लगता है कि देश में माहौल तब थोड़ा सा आप लोगों के लिए उतना फेवरेबल नहीं रहा था? देखिए, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एज INB मिनिस्टर। देखिए, माहौल आप मीडिया में चर्चा करते हैं, हम लोगों के माइंड में एकदम स्पष्टता थी और स्पष्टता है। देश के निर्माण के लिए, विकसित भारत के सपने के लिए बड़े बड़े फैसले जो भी करने थे वो कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। आप बताओ, वक्फ बोर्ड का बिल हम
लेके आए जब आप कह रहे हैं कि माहौल ऐसा था, 240। हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, हमें एकदम स्पष्ट। आप मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान में और जब सारी दुनिया में आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जगह जगह इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स हट रही है, हिंदुस्तान में 60 साल के बाद पहली बार किसी एक सरकार को, किसी एक नेतृत्व को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया, तो उसको क्या मानेंगे? उसको वोट ऑफ, एक बहुत बड़ा दुनिया देश में 140 करोड़ देशवासियों में कॉन्फिडेंस है कि भारत के जो सपने हैं, भारतवासियों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वही सक्षम है और कोई दूसरा नहीं। आखिरी सवाल आपसे, आप आईआईटी से इंजीनियर रहे, फिर आईएएस बने, फिर आप कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन आप नेताओं के तरह भी आप सोचने लगे हैं। आपको प्रभारी बनाया पहले मध्य प्रदेश का, वहाँ बीजेपी जीती, फिर आप सह प्रभारी रहे महाराष्ट्र के, वहाँ भी जीती। तो इसका मतलब अब ये भी है कि एक कैबिनेट मंत्री के अलावा आप एक नेता की तरह भी सोचने लगे हैं, राजनीति में भी आपको सफलता मिल रही है। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो काम देती है उसको अच्छे मन से, पूरा मेहनत से करना, वो मेरा धर्म है। थैंक यू सो मच सर। आपके जवाब बड़े छोटे होते हैं, पीपीटी के स्टाइल में ही, बट आई रियली अप्रिशिएट आपने जो एजुकेट किया हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।